हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपने कल की मेरी डे 1 के लेक्चर को देखा होगा जिसमें हमने काफी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी थी। आज हम नए बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और जिन भी भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक को मेंशन कर दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा, आप ज्यादा लाभान्वित होंगे। तो गाइज, ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए हम शेयर लाइक को छोड़ते हुए सबसे पहले हमारा उद्देश्य है हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद हम इस चैप्टर को संपूर्ण कर देंगे। उसके बाद हमारा डे 3 का लेक्चर आएगा, डे 4 का लेक्चर आएगा और आपको हमारे डे बाय डे लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने सोवियत संघ के बारे में बात करा था। सोवियत संघ क्या है, किस तरह से उसका गठन हुआ था, सोवियत प्रणाली क्या थी, समाजवादी विचारधारा क्या थी, पूंजीवादी विचारधारा को किस देश ने अपनाया था, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हुए थे, कि क्यों विघटन हुआ था। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद हुआ क्या, तो हम बात करेंगे। सोवियत संघ विघटन हो जाता है हमारा 1991 में। गाइस, कब हो जाता है? 1991 में 25 दिसंबर को। कब गाइस? 25 दिसंबर 1991 को हमारा सोवियत संघ पूरी तरह से टूट जाता है। इसकी घोषणा कर देते हैं हमारे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये सोवियत संघ के बड़े देश रहते हैं और इसकी समाप्ति की, इसके विघटन की घोषणा कर देते हैं। और गाइज, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और विघटन होने के बाद देखिए गाइस क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि विघटन के बाद सबसे पहला शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये संघर्ष चलता आ रहा था 1945 से लेकर के 1991 तक, वो संघर्ष की समाप्ति हो जाती है सोवियत संघ के विघटन के बाद और अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो जाता है पूरे विश्व में। पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, पहले 2 ध्रुवीयता थी, लेकिन अब एक ध्रुव का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, अंत हो जाता है। तो एक वर्चस्व बच गया, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका पूरी तरीके से सैन्य क्षमता के साथ वर्चस्व हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ उसका वर्चस्व हो जाता है, हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व में देखने को मिलता है। और उस समय की बात को छोड़ें, आज की भी अगर हम बात करें तो सोवियत संघ से भी कई ज्यादा सोवियत संघ तो विघटन हो जाता है, लेकिन अमेरिकी वर्चस्व में आज भी देखने को मिलता है। अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली कोई देश हमें देखने को नहीं मिलता। गाइस, फिर हम बात करें हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो यूएसए और यूएसएसआर आपस में हथियारों की होड़ को लेकर आ रहे थे, हथियारों का संघर्ष चलता आ रहा था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद उस होड़ की क्या हो जाती है गाइस, समाप्ति हो जाती है और 15 नए देशों का उदय हो जाता है। सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर, वो 15 गणराज्य मतलब 15 देशों के मिलकर बना हुआ था, लेकिन विघटन हो जाता है तो ये 15 देश अलग अलग हो जाते हैं। रूस अलग हो जाता है, यूक्रेन अलग हो जाता है, बेलारूस अलग हो जाता है, तजाकिस्तान अलग हो जाता है, जॉर्जिया अलग हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, 15 नए देशों का विश्व में उदय होता है और इन 15 देशों में से 3 स्वतंत्र हो जाते हैं जो बाल्टिक गणराज्य रहते हैं और 12 CIS के सदस्य बन जाते हैं। गाइस, किसके सदस्य बन जाते हैं? CIS। आप बात करेंगे CIS क्या है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इसका है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या है गाइस? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें अगले, तो समाजवादी विचारधारा का अंत हो जाता है। आपको पता है कि सोवियत संघ ने एक विचारधारा अपनाई थी, उस विचारधारा का नाम था समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है गाइस? समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य ही क्या होती है, जमीनों का मालिक होती है, संपत्तियों का मालिक होती है। तो समाजवादी विचारधारा का क्या हो जाता है गाइस? अंत हो जाता है। लेकिन क्या होता है, यूएसए की जो विचारधारा है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा, जिसमें निजीकरण को अपनाया गया, उसको क्या मिल जाता है? बल मिल जाता है। और ये जो 12 देश हैं, इनकी भी ये किस तरफ प्रवाहित हो जाती हैं? ये पूंजीवाद की तरफ प्रवाहित हो जाती हैं। अभी हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में भी। और रूस जो है, जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश रहता है, रूस, रशिया, वो यूएसएसआर का क्या बन जाता है गाइस? यूएसएसआर का वो उत्तराधिकारी बन जाता है, यानी कि यूएनओ में उसको सदस्यता मिल जाती है, यूएनओ में सदस्यता मिल जाती है, परमाणु शक्ति बन जाता है, परमाणु शक्ति बन जाता है और सुरक्षा परिषद में P5 देशों इसको वीटो शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? पावरफुल 5 देशों में रशिया का नाम आ जाता है। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में अगर हम बात करें तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसको आने का
4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी। आई होप कि आपको पहला वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा नया जो टॉपिक है जिसे हम चर्चा करने वाले हैं वो है शॉक थेरेपी। तो ये शॉक थेरेपी है क्या, आपको पता होना चाहिए। शॉक थेरेपी जो है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो उसके बाद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पारित किया जाता है। पारित करने का क्या उद्देश्य होता है, समाजवाद से पूंजीवादी मॉडल को अपनाने को शॉक थेरेपी कहते हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एक शॉक थेरेपी बनाया किस लिए गया, तो आपको पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी इसलिए बनाया गया गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने के लिए। बात करें किस लिए, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने के लिए शॉक थेरेपी को बनाया गया। समाजवादी मॉडल में क्या था, हर चीज की जो जिम्मेदार है, हर चीज के जो नियंत्रण है वो राज्य का नियंत्रण होता है, यानी देश का नियंत्रण होता है। लेकिन शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या है, शॉक थेरेपी के अंतर्गत सभी के मालिक आप खुद होंगे, आप स्वयं होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने को शॉक थेरेपी मॉडल का नाम दिया गया। और इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, इसको बनाने का उद्देश्य था मुक्त व्यापार को अपनाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन को। मुक्त व्यापार यानी कि अपने देश के अलावा भी अन्य देशों के साथ व्यापार करना मुक्त व्यापार होता है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देना। और पूंजीवादी मॉडल को अपनाना, समाजवादी मॉडल को छोड़ के पूंजीवादी मॉडल को अपनाना। पूंजीवादी मॉडल में होता है निजीकरण अपनाना और खुद स्वयं मालिक होते हैं पूंजीवाद में। और पश्चिम की देशों यानी कि यूएसए की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना शॉक थेरेपी के मुख्य उद्देश्य थे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम पे आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिएगा, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस नोट्स को पढ़ के आपका लक्ष्य पूरा होगा, अब की बार 90 पार। आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपके नंबरों में परिवर्तन कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। तो गाइज अभी हमने बात करी थी शॉक थेरेपी के बारे में। सोवियत संघ के विघटन और परिणाम हमारा क्लियर हो चुका है। शॉक थेरेपी के उद्देश्य पढ़ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी किस लिए आया, इसको किसने पारित किया। तो इसको वर्ल्ड बैंक और IMF ने समाजवाद से पूंजीवाद की ओर प्रवाहित करने के लिए इसको पारित किया। जो 15 नए देशों का उदय हुआ था जो समाजवादी मॉडल को अपनाए गए थे, अब समाजवादी मॉडल खत्म हो चुका था, पूंजीवादी मॉडल की तरफ लोग प्रवाहित हो रहे थे, इसलिए शॉक थेरेपी आया। हमने उसके उद्देश्य पर लिया, इसमें निजीकरण को बढ़ावा मिला और भी काफी सारी चीजें हैं। अब हम इसके परिणाम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट किस तरह का रहा। क्या रिजल्ट किस तरह का रहा, तो हम रिजल्ट की बात करें तो ये पूरी तरह से असफल हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया। ये अच्छे तरह से कारगर नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि जो सारे देश थे जो इसको अपना रहे थे वो पहले समाजवादी मॉडल को थे। अब अचानक से उन्हें ये कह दिया गया कि आप पूंजीवादी मॉडल को अपनाओ, जिससे उसमें काफी उन्हें समस्या उत्पन्न हो गई। इस तरह पूरी तरह से क्या हो गया, असफल हो गया। और रूस का औद्योगिक ढांचा जो पहले समाजवादी तर्ज से चल रहा था, पूंजीवादी तर्ज के आने से वहां का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। और रूस की जो मुद्रा है, रूस की जो करेंसी है रूबल, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है शॉक थेरेपी के परिणामों में। और खाद्यान्न संकट आ गया। जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो खाद्यान्न संकट आई गई, लोग काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। जब खाद्यान्न संकट आएगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे तो लोग चोरी चकारी करेंगे, माफिया वर्ग का उदय हो गया। और इतिहास की एक सबसे बड़ी सेल हुई जिसको गराज सेल के नाम से जानते हैं। अब आप बात करेंगे गराज सेल है क्या, तो गराज सेल के अंदर रूस की 90% औद्योगिक चीजों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। इससे क्या होगा, इसको क्या कहा गया, विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल। और ये 2 नंबर का स्पेशल भी आ सकता है। और शॉक थेरेपी के परिणाम हमारे 4 नंबर में आने की पूरी संभावना रहती है। अगर अब आप इसको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम है वो मैं आपको भेज दूंगा, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अभी हमने शॉक थेरेपी के उद्देश्य परिणाम दोनों पढ़ लिए, सोवियत संघ का विघटन परिणाम पूरा पढ़ लिया। और पिछले लेक्चर में हमने गठन के बारे में बात करा, सोवियत प्रणाली के बारे में बात करा, सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में बात करी, और किस तरह उसका विघटन हुआ, क्या कारण थे, वो सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है एक ध्रुवीय विश्व। पहले दुनिया कितने ध्रुव में बटी हुई थी, 2 ध्रुव में बटी हुई थी, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। अब हम बात करने वाले हैं 1991 के बाद, कब के बाद, 1991 यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व के बारे में। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद यूएसए का वर्चस्व क्या होता है,
कायम होता है। पूरे दुनिया में यूएसए के वर्चस्व को, प्रभुत्व को देखा जाता है। अब हम बात करें इसका प्रभुत्व कैसे देखा जाता है। उसने इराक के ऊपर जब हमला किया, खाड़ी युद्ध में देखने को मिलता है। 2001 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में हमें देखने को मिलता है। अच्छी अर्थव्यवस्था है, या अच्छे विशाल सेना है, और यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से, जैसे सांस्कृतिक प्रभाव में हमारे सांस्कृतिक कारण में कैसे, जैसे हम वहां के डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे। तो ये पश्चिम के जो देश हैं उनका हमें वर्चस्व देखने को मिल रहा है। कहां पे? अमेरिकी वर्चस्व में। तो एक ध्रुवीय विश्व के बारे में इतना क्वेश्चन आपका आ सकता है, अमेरिका के वर्चस्व के बारे में। तो अमेरिका का वर्चस्व हमें 1990 में देखने को मिल रहा है, 2001 में देखने को मिल रहा है, और विशाल अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे अच्छे नेता आए हैं, अच्छे राष्ट्रपति यहां से गुजरे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की भूमिका, सहभागिता देखने को मिल रही है। आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम दूसरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मध्य पूर्व संकट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य पूर्व संकट के बारे में। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य पूर्व का संकट। तो मध्य पूर्व के संकट को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में गाइस? अफगानिस्तान के बारे में। और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम खाड़ी युद्ध के बारे में। किसके बारे में? खाड़ी युद्ध के बारे में। तो अफगानिस्तान के बारे में आप देखिए क्या है। अफगानिस्तान में 1960 में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। किसको बढ़ावा दिया जाता है गाइस? लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे चुनाव कराने की कोशिश करी जाती है, महिला शिक्षा पे जोर दिया जाता है। उसके बाद 1973 में यहाँ पे दाऊद खान आते हैं। कौन? दाऊद खान, जो लोकतंत्री सरकार को क्या कर देते हैं? तख्ता पलट कर देते हैं। उसके बाद 1978 में यहाँ पे एक पार्टी आती है जिसको क्या कहते हैं? PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। क्या? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान आती है। और वहां पे ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था वाली? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली पार्टी रहती है, और ये समाजवाद को काफी मिलती है। तो इसकी वजह से वो वहां पे भूमि सुधार पे ध्यान देती है, अफगानिस्तान में काफी सुधार करती है, लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, लोकतंत्र देने से चुनाव कराने की कोशिश करती है। लेकिन वहां की जनता भूमि सुधार से नाराज हो जाती है। क्यों भाई? क्यों आप हमारे देश में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? ये समाजवादी देश था। तो समाजवादी देश 1979 में क्या? यूएसएसआर से मदद मांगता है। किससे? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से मदद मांगता है। और यूएसएसआर क्या कर देती है? 1979 में सेना को भेज देती है, और वो सेना 89 तक रहती है। और इस 89 में सेना को वापस बुलाने का काम करते हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। और अगर आज के समय की हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तालिबानी शासन है। कौन सा शासन है? तालिबानी शासन, जो कि 2020 से है। कब से है? 2020 से। तो अब हम बात करने वाले हैं खाड़ी युद्ध के बारे में। किसके बारे में? खाड़ी युद्ध के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, खाड़ी युद्ध दो होते हैं। एक होता है प्रथम, पहला खाड़ी युद्ध, और एक होता है द्वितीय। पहले की अगर हम बात करें तो होता है 1990 में। 1990 में गाइस देखिए क्या होता है। इराक जो है, इराक गैर कानूनी तरीके से, क्या गाइस? गैर कानूनी तरीके से कुवैत के ऊपर कब्जा कर लेता है। किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो फिर अमेरिका 34 देशों की सेना के साथ, कितने? 34 देशों की सेना के साथ इराक के ऊपर हमला कर लेता है, और कुवैत को क्या करा लेता है? आजाद करा लेता है। और इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या गाइस? और इसके अन्य नाम है वीडियो गेम वॉर। कौन सा? वीडियो गेम वॉर। और हम बात करें तो कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं। कंप्यूटर वॉर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था जो कंप्यूटराइज थे, कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता था। वीडियो गेम वॉर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए इसे पूरे विश्व में वीडियो से टेलीकास्ट किया था, वीडियो द्वारा इसको प्रसारित किया था, और पूरी दुनिया ने 1990 के प्रथम खाड़ी युद्ध को देखा। उसके बाद हम बात करें 2003 में। 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध होता है, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जानते हैं। कौन से? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जानते हैं।
और अमेरिका इस पे हमला इसलिए करता है, वो कहता है कि इराक जो है जनसंहार मतलब के जिससे जनता को नुकसान हो, पूरे विश्व को नुकसान हो, ऐसे हथियारों का वो निर्माण कर रहा है, इसलिए यहां पे उसके ऊपर हमला करता है। और अब की बार वो 40 देशों की सेना लेके हमला करता है। कितने देशों की? 40 देशों की सेना के साथ हमला करता है। और इसका यूएनओ क्या करता है? पूरी तरह से विरोध करता है, क्योंकि ये यूएनओ के अनुमति के खिलाफ था। और ये 1990 का था, ये यूएनओ के अनुमति से हुआ था। लेकिन जो ये वाला होता है वो यूएनओ के अनुमति के बिल्कुल खिलाफ होता है, इसलिए इसकी पूरे विश्व में क्या होती है? सराहना करी जाती है। इसको कहा जाता है आपने गलत किया। और इसमें जो वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन होते हैं, कौन गाइस? सद्दाम हुसैन, उनका हमें अंत देखने को मिलता है। ये था हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं 2 से 3 मार्क्स में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा आखिरी टॉपिक बच रहा है अरब स्प्रिंग। अभी हम अगले टॉपिक में हम उसको पढ़ने वाले हैं, और इसको संपूर्ण करने के बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका फिनिश। अब आपको तैयारी करनी है, लगन के साथ पेपर में फोड़ देना है और इस लक्ष्य को पूरा करना है। अब की बार 90 पार। हमारा आखिरी टॉपिक रह रहा है अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग क्या है। ये इसकी शुरुआत होती है 2009 और 2010 में। इसकी शुरुआत किस तरह होती है? इसकी शुरुआत होती है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया एक अरब का देश है, और ट्यूनीशिया से इसकी स्टार्टिंग के साथ साथ ये काफी देशों में फैल जाता है। अरब में, सीरिया में, लीबिया में, और इन देशों के साथ फैलता फैलता ये पूरे अरब देशों में फैल जाता है। पहले अब ये आंदोलन होते किस लिए? क्रांति किस लिए होती है? जनता की मांग को लेकर के, लोकतंत्र की मांग को लेकर के। ये पूरे ट्यूनीशिया में क्या हो जाता है? पूरी तरह से फैल जाता है। इसके क्या क्या कारण रहे थे क्रांति के कारण? क्रांति के कारण में अगर हम बात करें तो पहला है मोहम्मद बाऊजी। क्या है? मोहम्मद बाऊजी जी। तो मोहम्मद बाऊजी जो है ये एक फल विक्रेता है, और ये सड़कों पे क्या करते हैं? फल की फेरी लगाते हैं, फल को बेचते हैं, लेकिन गैर तरीके से। वहां पे पुलिस इनको मारती है, बल प्रयोग करती है इसके ऊपर, इसको मारती है, पूरे रोड पे मारती है, इसके रेडियो को पलट देती है, जिससे क्या करता है? पूरी तरीके से अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के पूरे खुले में ही अपने आप को आग लगा लेता है, जिससे इसकी वीडियो बन जाती है। वीडियो बनने के बाद इसको फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है, और जनता के अंदर काफी गुस्सा आ जाता है। क्या आता है गाइस? गुस्सा आ जाता है। तानाशाही के खिलाफ लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, और लोकतंत्र की मांग को लेकर लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। लोकतंत्र की मांग को लेकर यहाँ पे आंदोलन होने लग जाते हैं। इन कारणों से हमारी अरब क्रांति फैल जाती है, और ये राजनीतिक रूप ले लेती है, और आंदोलन इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इसके परिणाम की बात करें, परिणाम की, तो ये असफल रहता है। असफल रहा। असफल क्यों? क्योंकि इसको जो देखने को मिलता है, इसका जो सफल देखने को मिलता है वो सिर्फ ट्यूनीशिया में देखने को मिलता है, और बाकी देशों में असफल इसलिए देखा जाता है क्योंकि जनता की मांग पूरी होने लग जाती है। जनता की मांग लोग पूरी करने लग जाते हैं। सेना का उपयोग करके आंदोलन को दबा दिया जाता है। ये सारे वजह से ये अरब स्प्रिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में आ सकता है ये 4 या 6 नंबर का। आप इसके नोट्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अशरफी क्लासेस पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको कल का भी लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइब में बेल आइकन को दबा दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं और उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद। थैंक यू।